हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम 10th क्लास का जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। उस चैप्टर 1 का मतलब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। अब फिर इसमें हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे क्या, हम लोग फर्स्ट वाले में इसके ब्रीफली नॉलेज लिए थे। अब फिर सेकेंड वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अब इसके पहले वाले जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, गांधी जी ने उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन कब शुरुआत किया था, ये भी क्वेश्चन था। और कुछ इंपॉर्टेंट उसके पहले हम लोग पढ़े थे कि विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारत में जो असंतोष की माहौल था, या असंतोष छोड़िए तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग पार्ट 3 है इसका, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग, यानी रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद ही स्टार्ट होती है किसकी कहानी, जालियांवाला बाग की कहानी, ठीक है। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और फिलहाल हम कैमरे को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, और आज का हमारा टॉपिक क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पता है, जब ये मार्च 1919 में जब रॉलेट एक्ट आता है ना, तो इसके विरोध में बहुत से मतलब कि विरोध किया जाता है। और विरोध करने के बाद ही होता है कि इसमें कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको ऐसे ही, जैसे आपको 2 नाम मैंने बताया था कि जो बहुत अच्छे नेता थे उस समय, सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल जी, जिनकी गिरफ्तारी हो जाती है बिना कोई वारंट। तो उसी समय उन लोग का एक ही काम ही चलता था। पता है कौन सा काम चलता था, उनका काम चलता था कि बिना सबूत के, बिना अपील का, बिना दलील का गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो सीधे। जो भी अच्छे नेता थे जिन पे थोड़ा सा शक हुआ उनको जेल में डाल दिया जाता था। अब बात आता है कि रॉलेट एक्ट जो हम लोग पढ़े थे इसका परिणाम पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड। पता है, जब 10 अप्रैल 1919 का समय था, 10 अप्रैल 1919 का समय था, उस समय हुआ क्या इसमें कि आपको अमृतसर में एक पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर गोली चला दिया था, ठीक है। अब इसके कारण लोगों ने जगह जगह पे सरकारी संस्थानों पर आक्रमण कर दिया था, और अमृतसर में मार्शल लॉ भी लागू हो गया था। याद है ना आपको, 6 था और 6 के बाद 10 हो गया था, 10 के बाद आएगा 13, 13 को बहुत बड़ा कांड हो जाता है, ठीक है। यानी 6 को क्या हो जाता है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। और 10 तारीख को क्या हो जाता है कि शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था, जो भ्रमण चल रहा था, उस पर लोग, पुलिसों ने क्या किया, गोलियां चला दी, और उसी में ये इन लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है, ठीक है। अब इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दिया गया था। अब जालियांवाला बाग जो था ना, वो बहुत दुखद था। और वो हुआ कब था भाई, वो हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। वो दिन ऐसा था, पंजाब है जिसमें बैसाखी भी मनाया जा रहा था। क्या मनाया जा रहा था, बैसाखी। ग्रामीणों का एक जत्था जो था जालियांवाला बाग जो था, उसी में एक मेले में शरीक होने आया था। और यहाँ पे एक बाग था, ठीक है। बाग का मतलब बगीचा, वो चारों तरफ से बंद था, लेकिन निकलने का रास्ता संगीन का मतलब क्या था पता है, पतला, मतलब एक आने का था और एक जाने का, ठीक है। अब ये रास्ता था, उसमें होता क्या है ना कि ये बैठ कर अपना शांति सभा, ये बैठ के अपना क्या कर रहे थे, एक शांति सभा का आयोजन किए थे, जिसमें ये इन लोगों को विचार विमर्श किया जा रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि जनरल डायर ने निकलने के रास्ते को बंद करवा दिया, और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां फायर। पता है उसमें कितना, लगभग 1000 राउंड गोलियां, 1000 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ये बहुत दुखद घटना थी। अब बताइए, आप बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि एक रास्ता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रास्ता ही है, और यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, और यहीं पे गोली खड़ा हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे भी है तो यहाँ पे खड़ा हो गया, बस यहाँ से चारों तरफ से गोली चला, तो लोग तो इसी में आते थे, मर के गिर जाते थे, तो बस यहीं रह जाता था। अब फिर इसके बाद क्या हो जाता है कि देखिए, अब फिर उससे मतलब इतना क्रूर हो गया था सरकार का रवैया था, कि जिसके बाद बहुत लोगों की डेथ हो गई। उसमें महात्मा गांधी ने इस समय क्या किया, महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन उस समय क्या किया, वापस ले लिया। अब जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, उसका प्रभाव बताइए क्या होता है। इतना बड़ा कांड हो जाता है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो देखिए, भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए, ठीक है। अब हड़ताल होने लगा, लोग पुलिस से मोर्चा लेने के लिए सरकारी इमारतों का हमला करने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि सरकार ने निर्णयात्मक
रवैया को अपनाया और तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। आतंकित का मतलब जैसे कि ये आतंक है, ये करता है, वो करता है, उस तरह कर करके। और सत्याग्रहियों को क्या हुआ, जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसटने के लिए चले और सारे साहिबों यानी अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लास्ट में क्या होता है कि देखिए अब लोगों को कोड़े से मारे गए तथा गुजरवाला यानी पंजाब के गांव में बम बरसाया गया। मतलब ये होता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, एक तो पहले से असंतोष था, उसके बाद इन लोगों को जो भी नेता हुआ थे वो उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसके बाद भी, और ये दमनकारी, बहुत दमनकारी नीति अपना। तो ये सब आपको क्या, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं 5 टॉपिक जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आंदोलन को विस्तार की आवश्यकता थी, मतलब कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो था ये मुख्यतः शहरों में ही सीमित रह गया था, लेकिन गांधी जी को लगा था कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए और इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हिंदू और मुसलमान को एक मंच पे जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं काम चलेगा। तो पता है अब इसी समय स्टार्ट होता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत का मुद्दा पता है कहाँ से शुरू होता है, खिलाफत का मुद्दा कहाँ से आता है, तो खिलाफत शब्द का मतलब होता है खलीफा, ठीक है, खलीफा से निकला हुआ है, जो ऑटोमन तुर्की के सम्राट होने के साथ साथ और इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद यह अफवाह फैल गया था कि तुर्की एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्ति को रक्षा करने के लिए 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में खिलाफत की घटना। देखिए बताते हैं आपको, पता है जब ये 1914 में जो विश्व युद्ध हो रहा था उस समय महात्मा गांधी तो सपोर्ट में थे, बस कांग्रेस के जो थे वो मुस्लिम नेता जो भी थे मुस्लिम लीग के, वो लोग सपोर्ट में नहीं थे। और जब वो सपोर्ट में नहीं थे तो उनको लालच दिया गया उन लोगों को कि तुर्की जो था, तो तुर्की में आपको मुस्लिम लोग थे और उनमें खलीफा बोला जाता है। खलीफा का मतलब हो जाता है ना कि अपने धर्म की रक्षा करना, जो सबसे ऊपर का होता है। अब ये बोले कि ठीक है तुर्की अगर हार जाती है, मुस्लिम लीग वाले कि अगर तुर्की हार भी जाती है तो आप वहाँ के तुर्की वालों को धर्म के बीच में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे, जैसे वो जीते वहाँ से खलीफा का पद जो था उसे हटा दिया। ठीक है, अब उसके हटाने के बदौलत 1919 में क्या किया, अली बंधुओं ने मुंबई में किसका खिलाफत की एक समिति बैठाती है और उसका मुद्दा उठाया। तो ये खिलाफत का मुद्दा ये रहा। अब इसके बाद गांधी जी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया भाई, ये इसलिए उठाए थे कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को असफलता के बाद, रॉलेट एक्ट जो था असफलता के बाद महात्मा गांधी ने पूरे भारत का दौरा किया और ज़्यादा जनधार आंदोलन खेड़ा करना चाहते, मतलब कि वो क्या बोलते हैं ना कि जनाधार वाला आंदोलन। जनाधार का मतलब जिसमें लोगों की संख्या ज़्यादा हो, वैसा आंदोलन। और उन्हें विश्वास था कि अब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के समीप लाएं तो ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें खिलाफत का मुद्दा उठाया। अब देखिए हिंद स्वराज क्या था। अब इसमें हिंद स्वराज में ये हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जो है जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया था। ये क्या है, हिंद स्वराज। अब पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया बताइए, तो महात्मा गांधी के द्वारा। याद है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। अब बताइए असहयोग आंदोलन क्यों, असहयोग का मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन आखिर में क्यों दिया गया, तो ये इसके बारे में देखिए। अब इसे पूछेगा असहयोग आंदोलन क्यों, तो देखिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा। अब पूछेगा कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है स्वराज वो महात्मा गांधी का है, वो कब का है भाई, 1919 में। ठीक है, अब भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। और यदि भारतीय सहयोग करना अगर बंद कर देते हैं तो अंग्रेज का राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा, यानी अंतिम खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। तो गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों के पास भारत छोड़ने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं बचेगा। तो ये था, मतलब कि अच्छा ये पता है ये किस टॉपिक का लिखे हुए, क्यों लिखे हुए, ये महात्मा गांधी का जो पुस्तक है स्वराज, उसी में लिखा हुआ, उसी टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, अब गांधी जी को विश्वास था कि हाँ अगर लोग सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज अपने आप भारत छोड़कर चले जाएंगे, भारत को छोड़ने के अलावा उनका कोई चारा। लेकिन यहाँ तो वही होता है ना कहानी, घर के बेदी लंका ढाई, वही कहानी है इन लोग का। अब देखिए असहयोग आंदोलन का कारण क्या क्या था उसको पढ़ते हैं, एक एक करके टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए
प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत की जनता का शोषण करना। जैसे युद्ध खत्म हुआ तो खर्च वर्च तो हुआ ही था, उसके बाद यहाँ कौन बोलता है कि स्वराज देने के लिए, तो पता चल रहा है कि और उस पर टैक्स लादना और अनेक प्रकार का कर लादना शुरू कर दिया। और फिर अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, फिर रॉलेट एक्ट को पारित हो जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड होना। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से। अब देखिए बात यहीं पर आ जाता है, बस एक यही टॉपिक अच्छा आ जाता है क्या कि कलकत्ता ये असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ, तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1920 में ये पारित होता है। असहयोग आंदोलन पूर्ण बहुमत से पारित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव, उसमें प्रस्ताव क्या क्या था, मतलब कि जो प्रस्ताव दिया गया था वो क्या क्या था। देखिए पहला प्रस्ताव था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान किए गए उपाधियों को वापस करना है। ठीक है, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव और काउंसलिंग यानी स्कूलों का बहिष्कार करना है। ये सब कौन बता रहे थे, ये आपको असहयोग आंदोलन में प्रस्ताव किया गया। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए, और फिर यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आती है तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। मतलब कि इसमें जो भी बड़े नेता थे, वकील थे, सरकारी कॉलेज में बच्चे थे, स्टूडेंट थे, ये सभी ने सरकारी चीज़ों से क्या किया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में अब देखिए अधिवेशन क्या होता है। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन, देखिए सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा दी जाती है, अन्य नेताओं द्वारा उसकी स्वीकृति दे दी जाती है। फिर 1920 के दिसंबर में क्या हो जाता है, तो स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत की सहमति हो जाती है। अब आपको बारी आता है कि भाई इसकी तो सहमति मिल गई, अब इसको चलाया कैसे जाएगा। तो आंदोलन के भीतर और अलग किधर है, तो अंदर में क्या था, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। कोई पूछेगा आप बताइए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1921 के जनवरी में होती है। अब फिर देखिए, अब फिर उसके बाद आपको आ जाता है अगला टॉपिक क्या आता है बताइए, विभिन्न सामाजिक समूहों में ये हो गया, विभिन्न सामाजिक समूहों में आंदोलन में हिस्सा लिए गए, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। ठीक है, अब सभी के लिए स्वराज का अर्थ भिन्न था। ठीक है, अब प्रत्येक सामाजिक समूह में आंदोलन में जो भी भाग लेते थे वो स्वराज का मतलब एक ऐसा युग है जिसमें उनकी सभी कष्ट और सारी मुसीबतों को खत्म हो जानी चाहिए। अब मतलब कि स्वराज का मतलब होता है कि सब कुछ सोचते थे ना अपनी अपनी स्वतंत्रता, जैसे कि पहले राजा महाराजा जैसे होते थे अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से उस तरह से करें। अरे भाई वो बाद में के लिए पहले मिले तो सही। अब फिर इसके बाद आगे देखिए, अब अगला टॉपिक क्या हो जाता है, अगला टॉपिक आपको मिलता क्या है इसमें कि देखिए शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि चक्की के कपड़े की तुलना में खादी के कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। बात यहाँ पे भी ये सही था। फिर इसके बाद आपको बताया जाता है क्या, इसके बाद बताया जाता है कि वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था और ये ऊपर आने के लिए धीमी होती थी। फिर आपको इसलिए सभी शिक्षक जो भी छात्र और शिक्षक थे ने स्कूलों से वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी वकालतों में क्या करें, जुड़ना शुरू। मतलब कि देखिए कोई भी चीज़ जब होता है ना कि ये धीमा पड़ने का कारण ये हो जाता है कि अब आप बताइए कि मान लीजिए आपने असहयोग आंदोलन के वजह से या गांधी जी की वजह से या देश के प्रति प्रेम की वजह से आपने क्या किया, अपना कंपनी से काम छोड़ दिया। ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ आपने छोड़ दिया, 3 मंथ छोड़ दिया, चौथा मंथ फिर आपके पास आएगा कहाँ से। उसके बदले में अगर दूसरा कोई कंपनी रहता जिसमें आप काम कर सकते थे, काम करने के बाद आपको कुछ पेमेंट मिलता तो आपका घर चल सकता था, आपका आप पेट पाल सकते थे। कैसे क्या करे थे, इसीलिए आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, धीमा पड़ने लगा। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हो जाती है तो आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे अब ये हो जाता है आपको फरवरी 1922 में गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी जो घटना हुआ था उसके वजह से ही असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है, वापस ले लिया जाता है। पता है चौरा चौरी आपको तो पहले ही बताया था इसमें कि उसमें क्या था ना कि एक जुलूस निकला हुआ था जिसमें पुलिस वालों ने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और फायरिंग में क्या होता है कि जो गुस्से में लोग थे उन्होंने क्या किया, एक थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से चौरा चौरी नामक कांड हो गया। ठीक है, बस ये है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब चौरा चौरी की घटना पढ़ेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे पहले ना छोटा सा टॉपिक पढ़े थे, तो ये गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का
वो वापस लिया तो क्यों लिया भाई, तो चोरा चोरी कर। अब चोरा चोरी भाई कांड किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। और आप इसका PDF लेना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसमें आप नंबर पे व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपको तो पता ही है कि चैनल का नाम स्टूडेंट गाइडलाइन है, तो इस आप चैनल पे भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टूडेंट गाइडलाइन फेसबुक, इंस्टा और जो भी हो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। तब तक के लिए जहाँ रहिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।